एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th और 12th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट फॉर 2022 to 23 फॉर इंडिया एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। तो इसके मुताबिक आपको बताना है कि जीडीपी फोरकास्ट 2022 से 23 के लिए इंडिया का क्या हो गया है। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया की, उसको इंक्रीज कर दिया है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। पहले इन्होंने कहा था 6.5% और अब इन्होंने इसको बढ़ा के कह दिया है 6.9%। ठीक है, तो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उसके बावजूद इंडिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट है, और साथ ही जो सेकेंड क्वार्टर था करंट फाइनेंशियल ईयर का वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट रहा। ठीक है, तो इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी फोरकास्ट किया गया कि इकॉनमी ग्रो करेगी एट अ स्लाइटली लोअर रेट ऑफ 6.6% फाइनेंशियल ईयर 24 में, और पहले इनका प्रोजेक्शन ये कितना था 7%। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.9%। देखिए, एक और डेटा है इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद हाल ही में रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और अब रेपो रेट कितना हो गया है फाइनली 6.25%। ठीक है, और ये जो रेपो रेट है ये हाईएस्ट है सिंस अगस्त 2018, और ये 5वीं बार है जबकि सेंट्रल बैंक ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में रेपो रेट को इंक्रीज किया है। ठीक है, और इसके अलावा एमपीसी ने ये डिसाइड किया है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगा 6% पे, साथ ही जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है और बैंक रेट है इसको आप रखेंगे 6.5% पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि दिसंबर 2022 में जो एमपीसी मीटिंग हुई है उसके बाद रेपो रेट अब कितना हो गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25%। फाइन, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कभी ना कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हर डेटा तो नहीं इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, फिर ओईसीडी रिलीज करता है अपना फोरकास्ट, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बेटर तरीका ये है कि इसका आप कहीं पे नोट्स बना के रखिए। ठीक है, अदरवाइज इधर उधर में आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि ओईसीडी का प्रोजेक्शन कितना था और आरबीआई का कितना था, वर्ल्ड बैंक का कितना था, तो इसलिए इसको आप सेपरेट एक पेज में लिख के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइक्लोन रिसेंटली फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बंगाल क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ सदर्न स्टेट। कौन सा साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है और अब ये सदर्न स्टेट्स को बेसिकली हिट कर रहा है, तो इसका नाम है साइक्लोन मोंडूस। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट साइड में फॉर्म हुआ है, लगभग आप कह सकते हैं कि चेन्नई से 620 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट में। ठीक है, और ये जो स्टॉर्म है ये हिट करेगा तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट को, इसके अलावा पुडुचेरी को और कुछ हिस्सों में आंध्र प्रदेश के, जो लाई करता है बिटवीन पुडुचेरी एंड श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो इसके इन्फ्लुएंस में आके रेनफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब कोस्टल तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए। रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पुडुचेरी में। ठीक है, तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इस साइक्लोन का नाम क्या है, मैंडूस। फिर ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है या फिर बे ऑफ बंगाल में। याद रखिएगा ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेंगे कि कौन से स्टेट्स हिट हो रहे हैं मैंडूस साइक्लोन से, तो ध्यान में रखिएगा ये सदर्न स्टेट्स हैं सारे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री होस्ट है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के लिए।
एक्चुअली जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके साथ कोलैबोरेट करके? गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ, ठीक है। और कब होगी? फरवरी 2023 में। और वेन्यू क्या है? तो याद रखिएगा फिजी कंट्री है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक जो मेन थीम है इस कॉन्फ्रेंस की वो क्या है? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब तक 11 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हो चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और ये 12th एडिशन है। ध्यान में रखिएगा कहाँ पे होगा? फिजी में। देखिए अब जो है ना थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, मैंने नोटिस किया है। पहले तो आपसे वेन्यू ही पूछते थे, सिर्फ वेन्यू तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता ही है किसी भी कॉन्फ्रेंस का या समिट का, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी दिख जाएगा कि वो आपसे एडिशन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का ये कौन सा एडिशन था, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये 12th एडिशन था, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग हम मुझसे पूछते हैं कि करंट अफेयर्स किस तरह से रिटेन करें, तो सिर्फ ऐसे पढ़ने से आपको कभी नहीं याद होगा, आप हमेशा भूल जाएंगे। तो बेटर तरीका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज़ आपको पता चली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, अब आप इसको लिख के इसमें बस 2 पॉइंट लिख लीजिए, जैसे आपने यहाँ लिखा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब आप इसमें 2 पॉइंट सिर्फ लिख लीजिए, ये 12th एडिशन था और इसके लिए वेन्यू है फिजी, बस। आप कोई IAS PCS का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपको बहुत डिटेल में जाना है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया और क्या बातें हुई, ये सब चीज़ें आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आप अपने तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होकर सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। और कोई भी एग्जाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर चेक किया करिए, उसमें देखा करिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक हो, करंट हो, कैसा हो, उसी हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाया करिए, ठीक है। बस रैंडम कोई भी एग्जाम का फॉर्म भर के और तुरंत ऐसे पढ़ने नहीं लगा करिए, उसके लिए पहले तैयारी करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर अपना टाइम टेबल बनाइए, डिफरेंट टाइम अलॉट करिए कि कितने टाइम में मुझे कौन सा सब्जेक्ट फिनिश करना है, उसके बाद ही आप टारगेट को हिट कर पाएंगे। इस तरह की रैंडम पढ़ाई से आपको बहुत टाइम लग जाएगा जॉब लेने में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आपको जॉब लेनी ही लेनी है, तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल बनाइए और रूटीन बनाइए और चीज़ों को अच्छे से समझिए और मैनेज करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट बाय पे नियर बाय, UPI transactions rose by how much % in semi-urban and the urban sectors? तो पे नियर बाय के रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक UPI ट्रांजैक्शंस कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं सेमी अर्बन और अर्बन सेक्टर्स में, आपको ये बताना है। एक्चुअली UPI में ह्यूज इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला, कितनी फिगर का? 650% का एट द सेमी अर्बन एंड द रूरल स्टोर्स इन इंडिया, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की? फिनटेक कंपनी पे नियर बाय ने। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो डिमांड थी माइक्रो ATMs की और MPOS डिवाइसेस की, वो इंक्रीज हुई है बाय 25%। इसके अलावा शार्प ग्रोथ हमें देखने को मिला लगभग 200% का इन द कैश कलेक्शन बिजनेसेस विद अ मंथली एवरेज ऑफ 1400 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 650%। देखिए इसके अलावा आजकल IDBI बैंक थोड़ा सा न्यूज़ में है, किस लिए? तो रिसेंट क्लैरिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अलाउ किया है कुछ फॉरेन फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज को कि वो ओन कर सकते हैं 51% से ज़्यादा इन IDBI बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो करंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक जो फॉरेन ओनरशिप है वो रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी नए प्राइवेट बैंक में, और प्रेजेंट में गवर्नमेंट और LIC ऑफ इंडिया होल्ड करती है 94.7% इन IDBI बैंक, और अब ये सेल करेंगे इसका 60.72%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में फॉरेन फंड्स को अलाउ किया है कौन सी बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर ओवर 51%, तो ये बैंक है IDBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया? कौन सी टेक कंपनी है जिसने हाल ही में अपना नया एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है इंडिया में? तो गूगल की सब्सिडरी है ये, जिसका नाम है जिक्सा। हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है अपना नया एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंडिया में, और इसका एम क्या है? मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को बेसिकली प्रिवेंट करना जिसके थ्रू वॉयलेंस क्रिएट होता है, साथ ही ऐसे वीडियोस को रोका जाएगा जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफ़ी हलचल होने लगती है, ठीक है। तो कंपनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को बेसिकली मैनेज किया जाएगा, और साथ ही डिफरेंट तरह के इनके जो अदर सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको भी हैंडल किया जाएगा। तो इंडिया में इस प्रोजेक्ट को रिलीज किया गया है डिफरेंट तरह के लोकल लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जाम्पल बंगाली, हिंदी, मराठी एटसेट्रा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गूगल। नेक्स्ट है, RBI इज सेट टू इंट्रोड्यूस द सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी इन विच प्लेटफॉर्म?
आरबीआई जो है सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट फंक्शंस को कौन से प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करने वाला है, आपको ये बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करेगी यूपीआई के कुछ एडिशनल फीचर्स को टू अलाउ द मल्टीपल डेबिट्स, ठीक है। और इसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी को रोल आउट करेगी, जिसके थ्रू यूजर्स को इनेबल किया जाएगा कि वो अपने फंड्स को इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हैं अपने अकाउंट में, ओके। और इस एडेड फीचर के बाद जो मर्चेंट्स हैं वो मल्टीपल डेबिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एक परमिटेड लिमिट के अंदर, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीआई। और देखिए इसके अलावा इंडिया की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हाल ही में इन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है अबाउट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली टेलीफोन सब्सक्राइबर्स को हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, साथ ही इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने में अबाउट द इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम टेली मार्केटर्स एंड अदर्स। मतलब जो भी यूजर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, मतलब जो भी यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन से लोग आपको कॉल करें और कौन से लोग नहीं करें, ठीक है। और इस फीचर की हेल्प से जो भी कॉल्स उनके पास आ रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी उनको, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है अबाउट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, तो ध्यान में रखिएगा ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैं साइड में आपको क्यों बताती हूँ, डिटेल में क्या है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, इस पेपर में क्या है, फिर किसने अप्रूव किया, ये सब चीजें आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे। सिंपली आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस पेपर को कौन सी इंस्टीट्यूशन जारी करती है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो साइड में क्वेश्चन बताती हूँ ये थोड़ा सा कम भी चांस रहता है एग्जाम में आने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, तो इसको इसलिए साइड में कवर करते हुए चलती हूँ मैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल अंपायर्स विल ऑफिशिएट इन विच मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार फीमेल अंपायर्स ऑफिशिएट करने वाली हैं कौन से मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में, आपको ये बताना है। तो 3 फीमेल अंपायर्स जो है ऑफिशिएट करेंगी रणजी ट्रॉफी में इस सीजन के, और ये पहली बार हो रहा है इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में। तो ये 3 फीमेल अंपायर्स का नाम क्या क्या है, नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इसमें से वृंदा राठी, सेकेंड है जननी नारायण, और उसके बाद थर्ड नेम है इसमें गायत्री वेणु गोपालन, ठीक है। 3 नाम है तो हो सकता है आपको ऑड वन आउट करने को आ जाए कि रणजी ट्रॉफी में जो 3 फीमेल अंपायर्स हैं उनको इनमें से सेलेक्ट करके जो एक नहीं है उसको आप मार्क कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बना के वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस अगर फर्स्ट नेम भी याद है तो एनफ हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा गायत्री वेणुगोपालन एक और चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये एज अ 4th एम्पायर रणजी ट्रॉफी में सर्व कर चुकी हैं इसके पहले भी, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जो गायत्री वेणुगोपालन है ये 4th एम्पायर रह चुकी हैं रणजी ट्रॉफी में इस इवेंट के पहले भी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये 3 एम्पायर कौन कौन है और कौन से टूर्नामेंट में ये ऑफिशिएट करेंगी, ये है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट है मनीषा रामदास हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट्स। मनीषा रामदास जो आजकल न्यूज में है कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इंडिया की शटलर हैं ये, और किस लिए न्यूज में है, क्योंकि हाल ही में इनको नेम किया गया है एज द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। और वर्ल्ड चैंपियन इन द SU5 सेक्शन है ये, इन्होंने टोटल 11 गोल्ड जीते हैं, 5 ब्रोंज जीते हैं 2022 में, ठीक है। और अगर हम BWF मेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये जाता है WH2 वर्ल्ड चैंपियन को डैकी काजीवारा, ठीक है। और इसके अलावा विक्टर एक्सेल्सन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, विक्टर एक्सेल्सन और जेंग सी वेई हुआंग या कियोंग, इन्होंने जीता है BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा मनीषा रामदास किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इनको फीचर किया गया है एज द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, और कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हो गई, बैडमिंटन से। आपसे उल्टा भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मतलब BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, इसमें से 4 नाम दे देंगे तो याद रखिएगा मनीषा रामदास, और अगर मेल आपसे पूछेंगे तो इनका नाम भी याद रखिएगा डैकी काजीवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य मित्तल हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आदित्य मित्तल आजकल न्यूज में है और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आदित्य मित्तल हाल ही में इंडिया के 77th चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, और कौन से सिटी से रिलेटेड हैं ये, मुंबई से। हाल ही में इन्होंने क्रॉस कर लिया है अपना
2500 elo points mark during the 6th round of the ongoing Elo Brigade Open Tournament, जो कि कहाँ पे हुआ है, स्पेन में। ठीक है, और याद रखिएगा आदित्य मित्तल इसी के साथ 5th इंडियन हो चुके हैं जिन्होंने जीएम टाइटल को अचीव किया है 2022 में। ठीक है, रेस्ट 4 कौन है? भारत सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, वी प्रणव और प्रणव आनंद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेस। और ये क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि 77वें ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन है? याद रखिएगा आदित्य मित्तल, या फिर हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि आदित्य मित्तल ऑल्दो इंडिया के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, लेकिन आपसे नंबर पूछ लेंगे कि कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, तो 77 भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है कि आदित्य मित्तल कौन से स्टेट से हैं, तो आपको एटलीस्ट पिछले 5 ग्रैंड मास्टर का स्टेट भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। इस लिस्ट में इंडिया से कितने लोग फीचर हुए हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 3 इंडिया के बिलियनर्स हैं जो इसमें फीचर हुए हैं। कौन कौन है? गौतम अदानी, शिव नादर और अशोक सूता। ठीक है, पूरा नाम ऐसे लिख दे रही हूँ उधर, नहीं तो फिर कुछ लोगों को शायद नाम नहीं समझ में आएगा। गौतम अदानी, शिव नादर और थर्ड नेम किसका बताया? अशोक सूता। ठीक है, नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सेल्स रिपोर्ट। आपसे पूछ रहे हैं ग्लोबल स्टेट ऑफ ब्लैक सेल नाम की रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन ने जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। कब जारी की? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे। कब मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे? 5 दिसंबर को। ठीक है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो ब्लैक सॉइल है जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन को फीड करती है एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में है फिलहाल, और हमने एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस सॉइल खो दी है। ठीक है, और रीज़न क्या बताया इन्होंने? ऑब्वियस थे बहुत, लैंड यूज चेंज, अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसके अलावा जो हम एग्रोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है ब्लैक सॉइल के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो आपको याद रखनी है। इन्होंने हाल ही में इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के साथ मिलके ज्वाइंटली रिलीज किया है स्टेट ऑफ फिनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि जो करंट फिनेंस फ्लोज हैं टू द नेचर बेस्ड सोल्यूशंस वो हैं $154 बिलियन पर ईयर पे, और ये कम है हमारे टारगेट से, मतलब $384 बिलियन पर ईयर से, जो हमें अचीव करना है कब तक? 2025 तक। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अंदर की बातें, बस ये याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ फिनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। आपको बताना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है वो कौन से सिटी में होगी। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से साल को कहा गया है, तो ये 2023 है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है इसकी ओपनिंग सेरेमनी को कहाँ पे? रोम, इटली में। ठीक है, तो इंडिया से एक डेलीगेशन गया इस ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने। इसके अलावा याद रखिएगा कि मिलेट माइंडफुलनेस के बारे में अवेयरनेस रेस करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा इस पर्टिकुलर मूवमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम, इटली। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो आजकल न्यूज़ में थी, और एट लास्ट हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ की। ठीक है, सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आते हैं। Which French food product has been recently awarded the UNESCO Heritage Status? कौन सा ऐसा फ्रांस का फूड प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिल गया है? ये फूड है बैगुएट। ठीक है, इसको ऐसे ही आपको याद रखना है, खाने को तो मिलेगा नहीं आपको, तो आपको बस नाम सुन के ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन सी कंट्री का है? फ्रांस का। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द शिल्प गुरु एंड द नेशनल अवार्ड सेरेमनी? इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने, और ये उन लेजेंडरी मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन
को प्रेजेंट किया जाता है हैंडीक्राफ्ट फील्ड में, जिनका वर्क एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री के लिए और जो कोशिश करते हैं जो कंट्री की क्राफ्ट हेरिटेज है उनको प्रेजर्व करने की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री इस अवार्ड से एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट है विच सिटीज म्यूजियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट हैज बीन कन्फर्ड विद अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस एट यूनेस्को। कौन सी सिटी का म्यूजियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जिसको अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया गया एट यूनेस्को? तो ये है मुंबई सिटी। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स विच वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इज अ मूवी मेड इन विच लैंग्वेज। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया कौन सी मूवी को? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और याद रखिएगा ये एक स्पेनिश मूवी है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पे दिया गया था ये? एट द 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा कि सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल किसको दिया गया? वाहिद मुबासरी को। के अलावा फीमेल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया डेनियला मैरिन नवारो को। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रांस इस इवेंट के लिए स्पॉटलाइट कंट्री रहा। ठीक है, हु वन द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द टुर्फ 2022 इवेंट। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया अवनी लेखारा को। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि अवनी लेखारा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। बहुत बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि सरकार तलवार को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड और श्रेय कंदन को मिला है स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये अवार्ड प्रेजेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। विच इंडियन वॉज कन्फर्ड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2022। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पैराडाइज ऑफ फूड विच वॉज अवार्डेड द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। सबसे पहले याद रखिएगा कि JCB प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है कौन सी बुक को? द पैराडाइज ऑफ फूड को। और इसके ऑथर हैं खालिद जावेद। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की। विच सिटी कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड बैंक्स फ्लैगशिप जेंडर टूल किट। तो वर्ल्ड बैंक का जो फ्लैगशिप जेंडर टूल किट है इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई सिटी में। और इस टूल किट में है क्या? इसमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो कि हेल्प करेंगे पॉलिसी मेकर्स को, प्राइवेट और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो एंश्योर कर सकें सेफ एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुमेन का जो है इंडिया में उसको भी इंप्रूव कर सकें। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा रोम। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इंडिया का पहला गोल्ड ATM हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है हैदराबाद सिटी में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ टेक्नोटेक्स 2023, इंडियाज प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्नोटेक्स 2023 के लिए होस्ट है मुंबई सिटी। विच सिटी इन्वोक्ड द स्टेज 3 ऑफ रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू टैकल पॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यू दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है और इसी वजह से इन्होंने अपना स्टेज 3 भी हाल ही में इन्वोक कर लिया है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। तो जो पहली G20 शेरपा मीटिंग थी उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी रही? उदयपुर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इन 2022। इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022। इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। ठीक है, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज एक बार देख लेते हैं। विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इसके लिए वेन्यू था धर्मशाला। विच इज द वेन्यू ऑफ द 30th सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो जो 30th सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग थी ये हाल ही में हुई है तिरुवनंतपुरम में। विच इज द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट। इंडिया क्लीन एयर समिट का जो चौथा एडिशन था इसके लिए वेन्यू था बेंगलुरु। विच इज द वेन्यू ऑफ द सिल्क मार्क एक्सपो विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस। इसके लिए वेन्यू है शिमला। विच इज द वेन्यू ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023। इसको हम
NRI डे के भी नाम से जानते हैं। और कब मनाते हैं इसको? 9 जनवरी को। किस लिए? क्योंकि यही वो दिन है जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में 1915 में। ठीक है, तो इसके लिए वेन्यू क्या डिसाइड हुआ है? इंदौर, जो कि है मध्य प्रदेश में। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो? इसके लिए वेन्यू है कोलकाता। विच इज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग? तो फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग के लिए वेन्यू था नई दिल्ली। विच इज द वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स इन 2023? एशियन गेम्स 2023 में कहाँ पे होंगे? चाइना में। आपको कमेंट्स में लिखना है कि 2 एशियन गेम्स के बीच में कितने टाइम पीरियड का गैप होता है। ठीक है, तो सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखिएगा। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपनी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.